प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 8 के लिए मैं आपके सामने एक साइंस का और टॉपिक एक वीडियो लेकर आया हूं। आज उम्मीद है कि आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, आपको तैयार करेंगे। आज हम पौधे और जंतुओं के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो उपस्थित है पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण, यानी उनको बचाव करना, उनको संरक्षित करना। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने कभी वन भ्रमण किया होगा, वन में हम कभी गए होंगे आप। तो देखिए भरतपुर हमारा जो अभ्यारण्य है, वहाँ भ्रमण करने के लिए आप कभी गए हो तो बता दूँ वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, लोकचाव वन्यजीव अभ्यारण्य आदि, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, बाघ संरक्षण क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, तो ये हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है जो भरतपुर के अंदर स्थित है, काजीरंगा असम में स्थित है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर वन की जब कटाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं वनोन्मूलन। और इसके कारण यदि हम वनों को काट देते हैं तो उससे अनेक प्रकार की हमें हानियाँ होती है। और इसके क्या कारण है, देखिए आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं अनेक प्रकार की हमारी पृथ्वी पर। हमारी जो पृथ्वी पर जो पौधे जंतु पाए जाते हैं, और आज इन जीवों का अस्तित्व खतरे में है। तो वन की कटाई करने से एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है आज हमारे जीवों के ऊपर। तो वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त करना, वनों को काटना। यदि हम वनों को काटते हैं तो उसे कहते हैं वनोन्मूलन, यानी वनों को हटाना, समाप्त करना। और ये देखो, वनों की कटाई से निम्नलिखित उद्देश्य की जाती है। वनों की कटाई जो करते हैं उसके उद्देश्य क्या है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों व कारखानों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, ईंधन आदि के रूप में हम जैसे किवाड़ वगैरह बनाते हैं, खिड़की वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमें पेड़ को काटना पड़ेगा। तो देखिए, एक वन में लगने वाली आग है, उसे हम कहते हैं दावानल। और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। कुछ प्राकृतिक कारण है प्रकृति की ओर से। जैसे मान लो कि उच्च ताप होने के कारण वनों में आग लग जाती है, उससे वन जल जाते हैं अपने आप, उसे हम कहते हैं दावानल, अर्थात जंगल में लगने वाली आग। और भीषण सूखा पड़ जाता है तब भी वनोन्मूलन हो जाता है, वन कट जाते हैं, वन हट जाते हैं, वन समाप्त हो जाते हैं। ये प्राकृतिक कारण है। तो हम पढ़ रहे हैं आज पौधे और जंतुओं का संरक्षण के बारे में। तो देखिए वनोन्मूलन के क्या परिणाम होंगे, यदि हम वन काट रहे हैं तो उसके क्या परिणाम हैं। तो देखो, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। यदि वन कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी वातावरण में। और देखिए विद्यार्थियों, उसके बाद में भौम जल स्तर, जो भूमि का जल स्तर है, वह निम्नीकरण हो जाएगा। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, ठीक है। और यदि वन काटते ही रहेंगे हम तो हमारे वर्षा की कमी आ जाएगी, भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आ जाएगी, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी स्थितियाँ हो जाएगी, आपदाएं, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी हमारे सामने। इसलिए हमें वन को नहीं काटना चाहिए। वन काटने से हमारे वर्षा नहीं होती है, वन काटने से उपजाऊ मिट्टी नहीं मिल पाती है, वन काटने से प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, वन काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, भौम जल स्तर निम्नीकरण हो जाता है। ये आपके वनोन्मूलन के परिणाम हैं। तो आपके सामने प्रश्न आता है, वनोन्मूलन के परिणाम बताइए। तो इसमें से आप अंडरलाइन करते हुए विद्यार्थी इन लाइनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनको आप छाट सकते हैं, अच्छी प्रकार से इनका एक क्वेश्चन आप बना करके सेट कर सकते हैं अपना, ठीक है। और पेड़ पौधे हमारे भोजन बनाते हैं, तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आप पढ़ चुके हैं पूर्व में कक्षा 7 में और 6 में। उसके लिए भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यदि वृक्ष कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आने से फिर उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार विद्यार्थी देखो, यहाँ पर सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये वनों की कटाई के कारण है। धीरे धीरे क्या होगा, उर्वर क्षमता मिट्टी कम हो जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगा। जैसे मान लो पेड़ काटते जाएंगे, पेड़ हट जाएंगे तो हमारे वहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, उसे हम मरुस्थलीकरण कह देंगे। यानी वन की कटाई करने से मरुस्थल बन जाएगा वहाँ पर। तो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, देखो वन और वन में रहने वाले जो वन्य जीवों का संरक्षण। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब समझा रहे हैं कि वो जो एक पहेली पूछ रही है कि भाई आपने वन्य जीवों के बारे में, वन प्राणी को कैसे बचाया जा सकता है, वन प्राणी को कैसे बचाया जा सकता है।
तो देखिए, माधव जी जैसे बच्चों को समझाने के लिए हमारे व्यक्तित्व प्रयासों से, समाज के प्रयासों के अतिरिक्त हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है सरकार, वो एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम के लिए सरकार बहुत से कार्यक्रम लगा रही है। सरकार की उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बना रही है, नीतियाँ बना रही है। और वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य, जैवमंडल संरक्षित आदि जंतुओं के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। इनमें जीव जंतु को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीव अभयारण्य में वन में रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान हमारे हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब विद्यार्थी, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में देखो क्या होता है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीव आदि विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में जैव विविधता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए सहायक है। पंचमढ़ी एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है आपको। यहाँ संरक्षित क्षेत्र बोरी अभयारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पंचमढ़ी अभयारण्य, पिपरिया, पिपरपानी गेट, पंचमढ़ी। इस प्रकार आपने अपने राज्य में रहने वाले, अपने ज़िले में रहने वाले अभयारण्य को छाट सकते हो, पता कर सकते हो उसके बारे में। पेड़ पौधे और जीव जंतु, देखो बच्चों ने भ्रमण करते हुए देखा होगा आपने, हरियाली से देखकर बच्चे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वृक्षों और वन्य जीवों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे, उनको प्रेम होता है उनसे, वृक्षों से लगाव होता है, वन्य प्राणियों से। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेसर साहब गए एक बार वहाँ पर घुमाने के लिए, बच्चों को ले गए, तो वहाँ पर देखा कुछ बच्चों ने कि भाई उनके बच्चों के पीछे दौड़ता हुआ एक खरगोश देखा उन्होंने। बच्चों ने पकड़ने का प्रयास किया तो टीचर ने समझाया कि बेटा बच्चों, कि किसी वन्य जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, वह अपनी विशेष जाति में रहना चाहता है, अपने स्थान पर रहना चाहता है और वह भी स्वतंत्र है घूमने के लिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं और जीव जंतु उसके प्राणी जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं ना, वो प्राणी जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके वनस्पति जात। ठीक है विद्यार्थियों। अब विशेष प्रजाति देखो, विशेष प्रजाति के लिए अलग अलग प्रकार की है विशेष प्रजाति। अब यहाँ पे देखिए, शीघ्र ही बच्चे वन में प्रवेश करते हैं, वन में जाते हैं तो देखिए एक लंबी पूंछ वाली गिलहरी को देखते हैं तो बहुत उत्सुक होते हैं बच्चे। पौधे व जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। यानी विशेष क्षेत्र में, ये पूंछ वाली जो छिपकली है, पूंछ वाली जो गिलहरी है, विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, प्रत्येक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, केवल विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने विशेष प्रजाति के क्षेत्र देखे हैं। अब आ जाइए वन्य जीव अभयारण्य जो हमारे हैं। वन्य जीव अभयारण्य में देखो, वह प्राणीजात जंतु, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां वन्य जीव सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है वन्य प्राणी अभयारण्य, तो ऐसे कुछ विशेष क्षेत्र जहाँ वन्य जीव प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, वन्य जीव प्राणी अभयारण्य क्षेत्र कहलाते हैं। तो आजकल इनमें भी गवर्नमेंट ने आपको दंडनीय अपराध कर रखा है, मतलब शिकार करना वगैरह, शिकार नहीं कर सकते हम, दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे आजकल, हाँ। तो अतिक्रमण से उन्हें नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए, वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है। ठीक है विद्यार्थियों। तो जीव जंतु, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो, राष्ट्रीय उद्यान में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभी पीछे बात कर चुके हैं, हम चित्र में देख चुके हैं। और देखो पर्यावरण के ऐसे क्षेत्र संगठक जो संरक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं वे राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ से नोट कर लेंगे अंडरलाइन में, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र राष्ट्र का वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है। देखो जैसे टाइगर प्रोजेक्ट भी है हमारा, और इस प्रकार हमारे ये हम चल रहे हैं वीडियो की ओर, आगे बने रहिए आप। देखो यहाँ पर ये जंतु हमें दे रखे हैं, देखो ये बाघ दिया हुआ है,
यहाँ पे जंगली भैंसा दिया हुआ, विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले, अलग अलग ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। और ये देखो बारहसिंगा दिया हुआ, हिरण है। तो इस प्रकार रेड डाटा बुक आती है हमारे पास। देखो रेड डाटा बुक के अंदर क्या होता है, जो संकटकालीन जो जीव जंतु जो विलुप्त हो रही है वंशती, विलुप्त होने वाले जीव जंतु है, उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक क्या है, देखो ऐसी पुस्तक है एक आपकी, देखो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जिन जातियों पर संकट है, जो जैसे कई डायनासोर वगैरह विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको रेड डाटा बुक में रखा गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक, यहाँ पर आप कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विस्तृत के लिए, इसके www.will-government-in-even primates पेज 102 HTM न्यू WHDC प्लांट HTM से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी रेड डाटा बुक में जो भी दिए हुए स्पीसीज हैं, जातियाँ हैं, उन्हें डाला गया है। प्रवास यानी बाहर, यानी कुछ विशेष पक्षी वगैरह, विशेष जीव जंतु वगैरह ऐसे होते हैं उड़ने वाले पक्षी जो अपने वातावरण को सूट नहीं करते हैं, दूसरे जगह वो पलायन कर जाते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो आपने देखा होगा भरतपुर अभ्यारण्य है, वहाँ भी बहुत से प्रवासी पक्षी बाहर से आते हैं, हरे कबूतर, लाल गर्दन के तोते वगैरह ऐसे आते हैं। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों से तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी कहलाते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं, प्रवासी के पक्षी कहते हैं। कक्षा 7 में आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। अब देखिए हमारे पास कागज़ का चक्रण, यानी कि विद्यार्थियों 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्णतः विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अब आप समझ लो कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यानी कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। 17 पेड़ काटेंगे तो हमें पेड़ काटने पर भी बताया था मैंने आपको, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ। तो हमें क्या कागज़ को बचाना चाहिए। 5 से 7 बार कागज़ का चक्रण किया जा सकता है, कागज़ को गला करके वापस कागज़ प्राप्त किया जाता है। तो 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कागज़ को बचाएं, कागज़ को नष्ट नहीं करें, ताकि हम एक पेड़ को बचा सकें। यानी देखो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि इसके द्वारा न केवल वृक्षों को बचाया जा सकता है, वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग से ही आने वाले जल एवं ऊर्जा की खपत की जा सकती, बचत की जा सकती है। यानी ऊर्जा की बचत हो जाती है, जल की बचत हो जाती है। कागज़ हम बचाएंगे तो हमारे पेड़ भी बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से और इसको बुक लेकर स्टडी करेंगे, प्रयास करेंगे, और इसके बाद में आपको असाइनमेंट डाल दिए जाएंगे और अलग अलग प्रश्न आपको बनाए जाएंगे अंदरूनी। इसके अंदर से आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और मिलते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, घर पर तैयारी कर रहे हैं, अच्छा आपका भविष्य बना रहे। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपस्थित लेकर मैं फिर जल्दी ही हाजिर होऊंगा। ओके।